हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट के थर्ड लेक्चर में आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। इन और लास्ट लेक्चर हमने सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ पढ़ा है। अभी हमको मालूम है व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट आर एमोर्फस सॉलिड, एज वेल एज क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी हमने डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, जिससे एमसीक्यू या फिर रेयर केस में राइटिंग क्वेश्चन हो सकता है। अभी दोस्तों ये यही चैप्टर के कुछ बेसिस टॉपिक पे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट हो सकता है, दैट वी कैन से। अगर आज का ये लेक्चर आप एकदम ठीक से पढ़ते हो, पूरा कंसंट्रेट करते हो, तो चैप्टर में बाकी के पोर्शन पढ़ने में आपको काफ़ी इजी रहेगा, आपके लिए काफ़ी इजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक दो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं, देन क्रिस्टल वर्ड इज देयर। व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस? एक्चुअली क्रिस्टल लैटिस क्या है? अगर ये बात करें फॉर द डेफिनेशन, तो ये लिखना है। अगर बाई चांस ये एग्जाम में आए तो, राइटिंग एग्जाम में पूछे जाए तो, मेनली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी अगर क्रिस्टल लैटिस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना है तो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? सर, क्रिस्टल लैटिस इज नथिंग बट दी सॉलिड पार्टिकल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन एज अ मोटिव। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो और कोई टिपिकल रेंज में, टिपिकल बिहेवियर में अरेंजमेंट हो रखे हैं, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मे बी दे आर आयंस, मे बी दे आर मॉलिक्यूल्स, मे बी दे आर some structural features. So we can write motif is defined as a fundamental part of the symmetric arrangement which when repeated creates the whole pattern. जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको रिपीट एंड रिपीट अरेंज करने के साथ हमको एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न मिलती है, दैट पैटर्न इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेसिस। ये क्रिस्टल लैटिस को हम सॉलिड का बेस भी कह सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट्स बेसिस आल्सो। अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर मोटिफ इज अ मॉलिक्यूल। मोटिफ एक्चुअल में होते क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? दे आर नथिंग बट देयर मे बी मॉलिक्यूल, देयर मे बी एटम। एटम इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से आयन। आयन फॉर्म में भी हो सकते हैं। बट यहाँ भी दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ पैरामीटर्स हम कलेक्ट करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों जो हम क्रिस्टल लैटिस की बात करें, अभी क्रिस्टल लैटिस एक्चुअल में क्या होगा, अभी उसके डायग्राम के बारे में भी बात करने वाले हैं। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको एनलिस्ट करने हैं, जिसको हमको अलग से आइडेंटिफाई करने हैं। सो द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपको राइटिंग में हो सकता है, सो ध्यान रखना है। एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक जरा हमको बताओ। तो सर पहले तो ये क्रिस्टल लैटिस एग्जैक्ट क्या है, ये क्रिस्टल लैटिस तो दिखाओ, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। आपको दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। इन दैट डायग्राम हमने वहां पे एक से ज्यादा क्रिस्टल को, और वी कैन से सॉरी एक से ज्यादा यूनिट सेल को वहां पे रीअरेंज कर रखा है। वो यूनिट सेल लाइक दिस, आपको यहाँ पे यूनिट सेल दिख रहे हैं। यूनिट सेल के कुछ पॉइंट्स है, जिस पॉइंट को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट्स। दिस पॉइंट्स आर नोन एज अ लैटिस पॉइंट्स। और ये लैटिस पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ रीअरेंज करने के साथ कुछ इस तरह से हमको यूनिट सेल मिलते हैं। और द ग्रुप ऑफ यूनिट सेल इज नथिंग बट द लैटिस। ये यूनिट सेल का जो कुछ यूनिट सेल का ग्रुप रहेगा उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। सो वी कैन राइट ईच पॉइंट, you can see in the diagram, each point in a lattice is called lattice site or lattice point. फिर से दोस्तों डायग्राम में जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो पूरे क्रिस्टल लैटिस डायग्राम में या फिर उसके यूनिट सेल में ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, दैट पॉइंट्स आर नोन एज अ लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। ध्यान से, एक पैरामीटर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। देन ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस represents one constituent particle which may be an atom, a molecule or an ion. जितने भी लैटिस पॉइंट है, आपको लैटिस साइट दिख रही है, लैटिस साइट पे एक्चुअल में क्या है? लैटिस साइट पे एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। that particle may be molecule, that particle may be ion, that particle may be an atom also. So जितने भी साइट दिख रही है लैटिस साइट, वहां पे कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एडजस्ट हुआ है। ओके, सो व्हाट इज लैटिस साइट, और लैटिस साइट के ऊपर क्या एडजस्ट है वो हमने देखा है। देन लैटिस पॉइंट्स आर joined by straight lines to bring out a geometry of the lattice.
अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे लेटिस की जियोमेट्री उभर के सामने है, ठीक से देख सके, इमेजिनेट कर सके, दैट्स व्हाई हमने लेटिस पॉइंट को, यू कैन सी लेटिस पॉइंट को हमने स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया है, एक दूसरे के साथ अटैच किया, दैट्स व्हाई जियोमेट्री ऑफ द लेटिस कैन बी ऑब्जर्व। तो ये लेटिस की जियोमेट्री यहाँ पे ऑब्जर्व हो सकती है। अलग से कोई पूछे सर ये पूरा जो क्रिस्टल दिख रहा है उसमें से आप जो यूनिट सेल की बात कर रहे हो, अलग से यूनिट सेल को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो? जैसे दिख रहा है ऐसे। क्या दिख रहा है आपको? लेट अस सी। हमको दिख रहा है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्पेस लेटिस, जो पूरा स्पेस लेटिस है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट, इसमें आपने इंडिकेट भी यहाँ पे कर रखा है, स्पेस लेटिस ऑफ अ क्रिस्टल दैट स्पेसिफाई द क्रिस्टल कंप्लीटली इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। सो ये पूरा डायग्राम में से दोस्तों यूनिट सेल को अलग से निकाल के फिर से यहाँ पे आपको दिखाया है दैट दिस सेल इज नॉन एज अ यूनिट सेल। अभी दोस्तों अलग अलग टाइप के क्रिस्टल में अलग अलग टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ना है। सो पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको इधर। ओके फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट सेल के बारे में थोड़ा आगे जानते हैं। यहाँ पे डिफरेंट 6 पैरामीटर्स है, 6 पैरामीटर्स फॉर दी एनी यूनिट सेल, उसके बारे में पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी दोस्तों ये पूरा क्रिस्टल की बात नहीं कर रहे, पूरे क्रिस्टल में से जो इतना यूनिट सेल, एक यूनिट सेल की हमने बात की थी अभी लास्ट स्लाइड में, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये यूनिट सेल में आपको अलग अलग 6 पैरामीटर्स दिख सकते हैं इफ यू व्यू दिस यूनिट सेल इन अ 3D। अगर आप 3D में ठीक से देखो तो आप सपोज दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है, इसको मैं सेंटर लिख रहा हूँ, दिस इज द सेंटर। देन यू कैन ऑब्जर्व 3 डिफरेंस एजेस, आपको यहाँ पे 3 डिफरेंस एजेस दिख रही है। सपोज दिस वन इज ए, ये ए है, दिस वन इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यू कैन सी ए, बी एंड सी इज देयर। तो हमको यहाँ पे 3 एजेस दिख रही है, एजेस ए, बी एंड सी। देन अगर दोस्तों ये एजेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके जो यूनिट सेल बनाया है उसके एंगल की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग 3 एंगल भी ऑब्जर्वेबल है। सो अगर दोस्तों आप ठीक से देखो एंगल बिटवीन, आई रिपीट, एंगल बिटवीन एजेस ए एंड बी, ए और बी का जो एंगल है उसको आपको वो एंगल कौन सा दिख रहा है, दैट इज अल्फा, हमको वो दिख रहा है अल्फा। सॉरी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, आई रिपीट, एंगल बिटवीन बी एंड सी, एजेस बी एंड सी इज अल्फा, उसको हमने यहाँ पे अल्फा कह रखा है। ऐसा कोई रूटीन नहीं है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा, बट एज पर ए सिस्टम जनरेट हो चुकी है और ठीक से मेंटेन हो, दैट्स व्हाई दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा रिजिड ले रखा है दैट angle between edges B and C is known as alpha. So we can say angle between edges B and C is known as alpha. B and C is known as alpha. This is the angle alpha. Then आगे देखो angle between, I repeat, angle between B and C, sorry, is angle between C and A, I repeat, C and A, C और A के बीच का जो एंगल देखोगे that is beta. So we can write angle between, sorry, angle between the edges C and A, और A और C ये कौन सा दिख रहा है आपको, ये क्लियर दिख रहा है, that is beta, तो इसको मैंने लिख दिया beta. Then the rest one is gamma, तो कौन सा बचेगा, angle between एज ऑफ दी ए एंड बी, ए और बीच का जो एंगल, बी के बीच का जो एंगल है दैट इज गामा। सो आई कैन राइट एंगल बिटवीन द एजेस ए एंड बी इज नॉन एज गामा। तो हमको दोस्तों यहाँ पे अलग अलग 6 पैरामीटर मिले, जैसे हमने पहले बात की थी, 3 एजेस, एजेस ए, एजेस बी एंड सी। सो वी कैन राइट 6 पैरामीटर लाइक 3 पैरामीटर ए, बी एंड सी, दे आर द एजेस एंड द एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये 6 पैरामीटर दोस्तों हमको याद रखने हैं। Thus unit cell is characterized by 6 parameter, 3 edges A, B and C and the 3 angles alpha, beta and the gamma, जो आपको दोस्तों रिस्पेक्टिवली याद रखना है। रिपीट करता हूँ, एंगल बिटवीन B and C that is alpha, एंगल बिटवीन C and A और A और C that is beta, and एंगल बिटवीन A and B that is गामा। ये सूटेबल इसलिए क्योंकि सभी मटेरियल में इसी को कैरी किया है, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है यही अल्फा बीटा गामा होना चाहिए, बट आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा सूटेबल रहेगा। अभी दोस्तों एक एडिशनल मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ये आपको ठीक से याद रखना है।
Variation in difference ages, maybe A is equal to B is equal to C, और A is not equal to B or not equal to C, या दोनों एक हो सकते हैं और थर्ड वन इज डिफरेंट. एट द सेम टाइम मे बी अल्फा इज बीटा इज इक्वल टू गामा, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते. अगर ये पैरामीटर की वैल्यू इक्वल हो या इक्वल ना हो, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों टोटल डिफरेंट 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कैन बी पॉसिबल. 14 टाइप्स के यूनिट सेल है जिसके बारे में हमको बात करनी रहेगी. सो टोटल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिस पॉसिबल. टोटल लेटिस हमको जो मिलने वाली है, सॉरी, वो कितनी मिलने वाली है? 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिस मिलने वाली है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल. डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल के बारे में बात करें. ऐसे तो अगर दोस्तों ये यूनिट सेल की पूरी अगर बात करेंगे तो हमने यहाँ पे बात कर ही ली है, 14 टाइप्स ऑफ लेटिस मिलने वाली है. बट मेनली इसको डिवाइड करना चाहते हो तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. यूनिट सेल कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल. दे आर प्रिमिटिव, वेरी सिंपल, लाइक दिस. दिस इज वेरी सिंपल. क्यों इसको मैं सबसे सिंपल लेटिस बोल रहा हूँ? बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. Edges A, B and C are common. At the same time, angle alpha is equal to beta is equal to gamma and maybe it is 90 or 90 होगा. So ये सबसे simple होगा. The simple cells are known as a primitive unit cell. They are primary or primitive unit cell. Known as a primary or primitive unit cell. But the second portion is centered unit cell. जो दूसरे वाले उसको हम बोलेंगे centered. अभी ये प्रिमिटिव और ये सेंटर्ड है, उसका कॉमन डिफरेंस और भी हम कह सकते हैं. दोस्तों प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लेटिस प्लेस होगी वो यहाँ पे मिलेगी, हमको सभी पॉइंट्स पे मिलेगी. जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो एडजस्ट होने वाले हैं, जो अरेंज होने वाले हैं, वो यहीं पे मिलेंगे इन दी सिंपल और इन दी प्रिमिटिव यूनिट सेल. बट अगर सेंटर्ड सेल की बात करें तो ऐसा भी होगा, हमको इसके बीच में भी ये पॉइंट मिलने वाले हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो. फेस पे ये जो साइड दिख रही है आपको, डिफरेंट फेसिस पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एडजस्ट हो सकते हैं. दैट वी आर गोइंग टू लर्न, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं. दैट सेल्स आर नोन एज अ सेंटर्ड यूनिट सेल. और मेनली इस सेंटर्ड यूनिट सेल को अगर आगे डिवाइड करो तो उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड दी एंड सेंटर्ड. अभी आगे की स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड, व्हाट इज फेस सेंटर्ड एंड व्हाट इज एंड सेंटर्ड. उसके बारे में अभी बात करेंगे. बट बिफोर दैट, व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल अलग से अगर क्वेश्चन हो तो भी आना चाहिए. कंबाइंडली एक साथ अगर एग्जाम में आता है तो भी आपको पता होना चाहिए. प्रिमिटिव यूनिट सेल इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी सेटल्ड ओनली एट द पॉइंट और ओनली एट द लेटिस साइड्स. तो आपको सिंपल डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज सिंपल और वी कैन से प्रिमिटिव और वी कैन से प्राइमरी यूनिट सेल. When constituent particles are present only on the corner position of unit cell. ये जो corner positions आपको दिख रही है, ये corner positions पे ही यहाँ पे constituent particle adjust हो सकते हैं. वो फेस पे नहीं होंगे, वो सेंटर्ड में नहीं होंगे. और इसी सेल को हम प्रिमिटिव और प्राइमरी यूनिट सेल भी बोल सकते हैं. क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द प्रिमिटिव और प्राइमरी यूनिट सेल. नाउ अबाउट द सेंटर्ड यूनिट सेल. Okay friends, after primitive cell, now it's time to learn about centered unit cell. अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था इन दी प्रिमिटिव और प्राइमरी यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी एडजस्ट ओनली एट द कॉर्नर. बट यहाँ पे दोस्तों सेंटर्ड में क्या होगा? दे कैन बी एडजस्ट ऑन द सेंटर्ड एज वेल एज डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द क्यूबिक ऑल्सो. उसके अलावा और भी पोजीशन पॉसिबल है जहाँ पे भी वो एडजस्ट हो सकते हैं. दे आर नॉन एज अ centered unit cells. So we can write when a unit cell contain one or more constituent particles present at position other than corners in addition to those at corners. जो प्रिमिटिव में खाली कॉर्नर पे हो रहे थे, यहाँ पे कॉर्नर के अलावा भी हो सकते हैं. इट इज कॉल्ड अ सेंटर्ड यूनिट सेल. उसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे. और जैसे हमने आगे बात की थी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर देयर. कौन कौन से 3 टाइप्स के हो सकते हैं? दैट आर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड दी एंड सेंटर्ड. अभी
which one is body centered, which one is face centered and which one is end centered। अभी दोस्तों पहले बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर में क्या, सपोज अभी ये क्यूबिक रूम के अंदर हम पढ़ रहे हैं, सपोज दिस क्यूबिक रूम इज अ यूनिट सेल है, हमारा कोई यूनिट सेल है, और यहाँ पे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने कॉर्नर दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ सकते हैं। उसके साथ में दोस्तों जो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द क्यूब, ये क्यूब का सेंटर, वहां पे भी कोई पार्टिकल अगर पॉसिबल हो देन दैट सेल इज नोन एज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि ये पूरी जो बॉडी बनी है, बॉडी के सेंटर में भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉसिबल है। सो वी कैन राइट सच अ यूनिट सेल contain one constituent particle, that is maybe atom, molecule or ion at its body centered beside the ones that are at its corners। अब डायग्राम में दोस्तों क्लियर दिख रहे हो आपको, कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहे हैं, विथ कॉर्नर आपको सेंटर में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहा है, इसलिए इसको हमने बोला है बॉडी सेंटर्ड। नाउ व्हाट अबाउट फेस सेंटर्ड, फेस किसको बोलेंगे? फिर से दोस्तों जिस रूम में, जिस क्यूब में हम पढ़ रहे हैं, सपोज दिस क्यूब इज अ यूनिट सेल, तो इसकी ये यूनिट सेल की जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे, टोटल 8 पॉइंट्स, उसको अगर आप अरेंज करो तो आपको फेस मिलेगा। सपोज दिस इज द क्यूब, तो 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं इमेजिनेशन डायग्राम से ड्रॉ करूँ तो मुझको यहाँ पे एक फेस मिलेगा। ये पोजीशन है, कॉर्नर पोजीशन, वहां पे तो पार्टिकल पोजीशन है, पॉसिबल है, बट उसके साथ जो ये फेस दिख रहा है बीच में भी, यहाँ पे भी अगर पार्टिकल पॉसिबल हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देन दैट सेल इज नोन एज अ फेस सेंटर। सो वी कैन राइट सच अ यूनिट सेल कंटेन one constituent particle present at the center of each face, उसके जितने भी फेस है, सपोज ये पूरी दीवार अगर मैं इसको एक फेस इमेजिनेट करूं तो इसके कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अभी कॉर्नर के साथ ये दीवार पे, ये फेस पे भी पॉसिबल है, बिसाइड द वन दैट आर नॉट एट इट्स कॉर्नर, कॉर्नर पे तो है ही, उसके साथ ये फेस पे भी अगर पॉसिबल है तो उसको हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड। अभी दोस्तों इमेजिनेट करते हैं, सपोज ये क्यूब जिसके अंदर अभी मैं पढ़ रहा हूँ, कितने लेटिस प्लेसेस और लेटिस साइड पॉसिबल है, आपको 8 कॉर्नर तो यहाँ पे इमेजिनेट हो गए, 1 2 3 4 और उतने ही 4 नीचे, उसके साथ दोस्तों और 6 साइड पॉसिबल है, कितनी 6, क्यों? क्योंकि आप इमेजिनेट करो दोस्तों, इमेजिनेट करोगे तो आपको यहाँ पे 6 फेसेस दिख रही है। फर्स्ट ये सामने वाली, उसके सामने 2 3 4 5 और 6, तो ये कॉर्नर के अलावा अगर ये फेसिस पे भी अगर वहां पे पार्टिकल्स और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉसिबल हो तभी हम उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड। यू कैन सी इन दी डायग्राम, डायग्राम में आपको दिख रहा है। देन लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड इज समहाउ सिमिलर टू फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड से सिमिलर है दोस्तों, कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, फेस पे भी है, बट आप फेस की पेयर देखो तो लास्ट में जनरली होता है, टोटल 6 फेस पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 एंड 6, उसमें से अपोजिट डायरेक्शन वाली 2 फेस पे ही आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहे हैं, दैट इज एंड सेंटर्ड। सो वी कैन राइट इन सच अ यूनिट सेल one constituent particle is present at the center of any 2 opposite faces। 6 फेसेस पे नहीं, सभी पे नहीं, एनी 2 जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वहां पे भी पार्टिकल पॉसिबल है बिसाइड द वन प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर, तब हम उसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड। यू कैन सी इन दी डायग्राम, डायग्राम में दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो ये दोनों सिमिलर से दिखते हैं, अगर सभी फेसेस पे पॉसिबल है देन फेस सेंटर्ड, 2 opposite faces पे possible है then that is known as a end centered unit cell। ओके फ्रेंड्स, एक छोटा सा पॉइंट आपको बीच में याद रखना है, ये जितने भी हमने अभी क्यूबिक सेल की बात की या फिर लैटिस की बात की, कहीं कभार ये सभी ब्रेस लैटिस को शॉर्ट नेम से अगर लिखना है, कहीं ज़्यादातर केस में एमसीक्यू में आता है, तो किस तरह से याद रखना है। जो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है जिसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, कहीं जगह पे उसको सिंपल क्यूब बोला है, कहीं जगह पे आपको कैपिटल एस से भी दिया जाएगा, दैट इज नथिंग बट दी सिंपल क्यूबिक सेल। देन अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो उसको बोलेंगे बीसीसी और फेस सेंटर्ड को एफसीसी।
और ज़्यादातर केस में ये एस बीसीसी और एफसीसी की हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड सेंटर्ड की ज़्यादा बात नहीं होती है, इसलिए उसको एंड सेंटर्ड ही बोला जाता है, बट फिर भी अपने से खुद से जुगाड़ करके हमने यहाँ पे ऐड किया दैट हम उसको ईसीसी या फिर कैपिटल ई का ही बात बोलेंगे। अगर ये कैपिटल ई और ईसीसी लिखा है तो समझ जाना है एंड साइटेड। एंड एक एडिशनल जो थोड़ी देर बाद आने वाला है दैट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल, और वी कैन से HCP, जिसके बारे में भी दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब एक ऐसे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जहाँ से MCQ आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। ओके, हमने दोस्तों बात की थी थोड़ी देर पहले, देयर इज 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस इज पॉसिबल। एक सिंपल लैटिस से शुरू करते हुए टोटल 14 टाइप्स ऑफ लैटिस तक कैसे पहुंच सकते हैं, और उसमें प्रिमिटिव प्राइमरी 7 ब्रेविस लैटिस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो our question should be 7 primitive unit cells, कुल 7 टाइप की primitive unit cell की बात करेंगे in which there possible variation as centered unit cell। अभी जो टोटल 7 टाइप की क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, हेक्सागोनल, ऐसी कुल 7 टाइप आएगी दोस्तों, 7 टाइप्स। और उसमें अगर हम पॉसिबल वेरिएशन ले, आई रिपीट, अगर उसमें पॉसिबल वेरिएशन ले तो उसमें से और आगे बढ़ के हमको टोटल 14 टाइप्स ऑफ लैटिस और वी कैन से ब्रेविस लैटिस मिल सकती है, उसके बारे में बात करनी है। पहले दोस्तों सबसे सिंपल दैट इज क्यूबिक, इसके बारे में तो हमने बात की थी। क्यूबिक सबसे सिंपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी, वहाँ पे ज़्यादातर केस में सेंटर्ड पे ही जो लैटिस साइट है वहाँ पे ही मॉलिक्यूल एडजस्ट होते थे। हाँ, बट उसके साथ उसमें भी हमने पढ़ा था सिंपल क्यूब के साथ हमने सेंटर्ड क्यूब भी पढ़े थे, प्रिमिटिव एंड दी सेंटर्ड क्यूब। तो पहले उसकी बात करते हैं। अगर दोस्तों बात करें सिंपल क्यूबिक की तो उसमें 3 पॉसिबल वेरिएशन है, दैट इज फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकंड इज बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। सर हमने तो बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के साथ एंड सेंटर्ड भी पढ़ा था, ये भी पॉसिबल है बट समहाउ सिमिलर टू फेस सेंटर्ड, जो ऑलरेडी हमारी बात हुई थी। इसको हम शॉर्ट में क्या सकते हैं, ये सिंपल है, ये बॉडी सेंटर्ड है, ये फेस सेंटर्ड है, दैट वी नो, ये हमको दोस्तों ऑलरेडी मालूम है। अगर ये सिंपल क्यूबिक की बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे ऑलवेज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अभी ये पैटर्न एक सीक्वेंस के साथ हम याद रखेंगे, बीच में इसकी भी बात करेंगे, बट आपको याद रखना है फर्स्ट के लिए क्यूबिक के लिए A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। सपोज ये जो अभी रूम के अंदर आप क्यूबिक के अंदर पढ़ रहे हो, अगर ये सिंपल क्यूब है, इसकी एज इज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, एंड जी उसके जो एंगल इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होने चाहिए, और वो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, देन दे आर नॉन एज अ सिंपल क्यूबिक। और यहाँ पे दोस्तों कितनी टोटल 3 हमको पॉसिबल वेरिएशन वाली ब्रेविस लैटिस यहाँ पे मिली है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है NaCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप किस बना सकते हो, एक आदमी आपको मैं हेल्प करूंगा, याद किस तरह से रख सकते हैं इसको, जितना इजी हो सके उतना इजी बनाना है। सपोज यहाँ पे NaCl, जिंक ब्लेंड और कॉपर है, तो हमको क्या करना है, कॉपर को लेके NaCl के साथ ब्लेंडर कर देना है, कॉपर को लेके कॉपर मेटल लेना है, उसमें थोड़ा NaCl डालना है स्वाद अनुसार, फिर उसको ब्लेंड कर देना है। सो ये कुछ इमेजिनेशन इस तरह से कुछ करो और उसको याद रखने की ट्राई करो। सो एक आइटम, खाने की आइटम बनानी है इन विच वी आर यूजिंग कॉपर, कॉपर खाना है किसके साथ, फॉर द सूटेबल टेस्ट वी आर यूजिंग NaCl। किस तरह से दोनों को मिक्स करके खा नहीं सकते तो उसको जस्ट ब्लेंड कर दो। सो NaCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर, दैट आर दी एग्जाम्पल्स। कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको एडजस्ट करना रहेगा। देन सेकंड वन इज टेट्रागोनल। अभी क्यूबिक और टेट्रागोनल की बात करें, क्यूबिक में हमने दोस्तों यहाँ पे सब पार्टिकल सब नंबर लिखे थे, वो कितने थे, 3 थे। अभी यहाँ पे हो गए 2, प्रिमिटिव एंड दी बॉडी सेंटर्ड ओनली। टेट्रागोनल में हमको पॉसिबल वेरिएशन में दोस्तों 2 टाइप की लैटिस मिल सकती है, प्रिमिटिव एंड दी बॉडी सेंटर्ड। अभी इन दोनों में इक्वालिटी क्या है, यू कैन सी A is equal to B, A is equal to B, B is equal to C। यहाँ पे equal to C नहीं है, ये आपको याद रखना है। अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा, ये कॉमन है, that is 90, ये भी कॉमन है। अभी इसके एग्जांपल व्हाइट टिन, SnO2, TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड,
calcium sulfate, they are nothing but the examples for the tetragonal. Then orthorhombic, नाम तो आगे आ चुका है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में टोटल 4 टाइप के दोस्तों लैटिस पॉसिबल है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सिंपल जो हमने लिखा था, बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी, एफसीसी एंड ई, इसके बारे में हमने बात की थी। ये चारों पॉसिबल है। एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है ही नहीं। A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट आपको याद रखना है अल्फा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू, गामा इज इक्वल टू 90, तीनों में कॉमन है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक वर्ड यूज किया, वो इसी को यूज कर लो। रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट एंड द बेरियम सल्फेट आर द suitable example for the orthorhombic. Then hexagonal, हेक्सागोनल की बात करें दोस्तों, उसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल ही पॉसिबल है, सो हमारे लिए इजी रहेगा। उसके लिए अगर बात करें अल्फा ए इज इक्वल टू बी, एज की बात करें ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, तो सीक्वेंस क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और फिर से हमको रिपीट करना है ये वाला सेकंड वाला। सो 1 2 1 2 इस तरह से होगा 1 2 1 2। ये 1 2 में इसलिए बोला, स्टेप अगर याद करो तो यहाँ से नीचे आते हो, फिर इससे नीचे, फिर ऊपर चले जाना है, यही वाला सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी अल्फा बीटा गामा सीक्वेंस चेंज हुआ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट गामा दोस्तों यहाँ पे रहेगा अलग, गामा इज इक्वल टू 120। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड आर दी एग्जांपल फॉर दी हेक्सागोनल। टोटल कितने हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अभी कितने दोस्तों 4 करने होंगे टोटल, तभी 14 हो गए। ओके, तो आगे दोस्तों यही स्लाइड में बढ़ते हैं। Okay friends, let's continue with the rhombohedral or we can say trigonal. Fifth number is rhombohedral or trigonal, both are same. अगर उसके पॉसिबल वेरिएशन की बात करें तो ओनली पॉसिबिलिटी इज प्रिमिटिव, यस ओनली सिंपल क्यूब, सॉरी। अभी उसके बारे में बात करें तो फिर से सीक्वेंस जो अल्फा बीटा गामा वाला था, जो फर्स्ट नंबर जो था, सॉरी, वहीं से शुरू होगा। अगेन A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एज लेंथ A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और बात करें अगर एंगल की, देन वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90। दे आर इक्वल बट वो 90 के एंगल पे नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल इज कैल्साइट, नथिंग बट द कैल्शियम कार्बोनेट एज पर एज फॉर्मूला SgS नॉन एज अ सिन्नाबार एज अ मटेरियल। ओके, तो हमको दोस्तों यहाँ पे कैल्साइट और SgS और वी कैन से CaCO3 एंड दी सिन्नाबार और फॉर दी मर्क्यूरी जो आपको याद रखनी है। देन मोनोक्लिनिक, सिंपल मोनोक्लिनिक क्यूब, अगर उसके पॉसिबल वेरिएशन की बात करें, देयर इज 2 वेरिएशन इज पॉसिबल। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड सेकंड वन इज एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव यानी सिंपल एंड एंड सेंटर्ड यानी ई। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें एज लेंथ की, then we can write A is not equal to B is not equal to C। अगेन सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू गामा, यस यहाँ पे दोस्तों गलती हो सकती है। अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बट दे आर नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा के इक्वल नहीं है, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। यहाँ पे कई बार हो सकता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 लिख देते हैं, बट अल्फा इज इक्वल टू गामा, जो आपको याद रखना है। सुटेबल एग्जाम्पल नाम से याद रखना है, मोनोक्लिनिक से आपको याद रखना है मोनोक्लिनिक सल्फर एंड दी हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट Na2SO4 into 10H2O। I repeat, hydrated sulfur Na2SO4 into 10H2O। क्लियर है? देन लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक की अगर बात करें दोस्तों, उसके लिए पॉसिबल वेरिएशन इज ओनली वन, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर बात करें अल्फा बीटा गामा की तो इक्वल है, लाइक मोनोक्लिनिक, दैट इज नॉट इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, सॉरी याद रखना है।
ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। बॉन्ड एंगल की बात करें, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 19 और 19 भी नहीं है। द एग्जांपल इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, hydrated copper sulfate CuSO4 into 5H2 and the boric acid H3BO3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी दोस्तों एक लिस्ट आपको फिर से अपने से एज होमवर्क बनाना है। मैं आपको यहाँ पे एज होमवर्क एक लिस्ट बता रहा हूँ। अगर आपको टोटल 14 ब्रेड्स लैटिस करनी है तो आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे शुरुआत सिंपल क्यूब से करते हैं, सिंपल क्यूब में 3 थे तो आपको लिखना पड़ेगा सिंपल क्यूब उसके अंदर कितने थे, 3 थे। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 7 आपको यहाँ पे 1 to 7 तक लिस्ट आउट करना है और उसके अंदर कितने पॉसिबल वेरिएशन पॉसिबल है और कौन कौन से हो वो याद रखने हैं। ये लिस्ट आउट करके फिर उसके एग्जाम्पल को भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कोष्टक से दोस्तों फ्रॉम दिस टेबल यहाँ से क्वेश्चन आगे आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आने की पॉसिबिलिटी है, सो इसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। आज का लेक्चर दोस्तों हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।